दोस्तों, अब तक आप लोगों को भी ये खबर मिल ही चुकी होगी कि उत्तराखंड में यूसीसी बिल लाया जाने वाला है। यूसीसी को पूरे देश भर में लागू कराना ये बीजेपी के 3 मेन एजेंडों में शामिल रहा है। पहला था राम मंदिर को बनाना, दूसरा था आर्टिकल 370 हटाना, तीसरा जो बचा है वो है नेशन वाइड यूसीसी को लागू कराना। अब आप सोच ही सकते हैं कि कितनी अहमियत रखता है ये बीजेपी के लिए, इसलिए बीजेपी इसे लाने के लिए इतनी कमिटेड है, या ये कहें कि उतावली है। ये बिल पार्लियामेंट में 2020 में पेश किया गया था, लेकिन कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ आपसी मतभेदों के चलते उसे वापस लिया गया था। खैर, अब उत्तराखंड में यूसीसी बिल को सबसे पहले लागू कराया जाएगा। इस बिल को पेश करते वक्त कुछ इस तरह के नारे सुनाई दिए। उत्तराखंड के अपोजिशन एमएलएस का कहना है कि उन्हें इस बिल को पेश करने की डेट नहीं बताई गई थी। ऐसे में वो जो अहम सवाल होने चाहिए, जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, वो सवाल वो पूछ नहीं सके, क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। कोई बात नहीं, हम नेताओं जैसा काम नहीं करेंगे, हम कुछ जरूरी सवाल जरूर पूछेंगे। UCC, Uniform Civil Code in the country, in Uttarakhand, where the Uniform Civil Code, the UCC bill, that's the Uniform Civil Code. साथ ही जानेंगे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, क्या इसकी ज़रूरत है, और क्या ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के खिलाफ है, क्या ये किसी समुदाय या धर्म के लोगों को टारगेट करता है। इसके साथ ही जानेंगे कि दूसरे देशों में कोई ऐसा कानून है या नहीं, और अंत में जानेंगे नेहरू और अंबेडकर इसके समर्थक थे या इसके खिलाफ थे। तो बने रहिएगा अंत तक, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। जो हमारा कानून है ये बन गया है, समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो गया है। जल्दी ही महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा और राष्ट्रपति जी को जाने के बाद जैसे ही वापस आएगा, राज्य के अंदर हम इसको लागू करने के लिए जो भी समस्त औपचारिकताएं वो पूरी करेंगे। वजह साफ है कि उनका मात्र कहना है कि हम संख्या बल हमारे साथ है, संख्या बल के आधार हम फैसला लेंगे। तो फिर कार्य समिति की कार्य मंत्रणा समिति जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दोस्तों, यूसीसी क्या है, इसे समझने के लिए मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पन्नों में ले चलना चाहता हूँ। भारत के संविधान का 4th पार्ट है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से रिफर किया जाता है। अब ये क्या है? वेल, इसे एक तरह से ऑब्लिगेशन समझिए जो हमारे संविधान को बनाने वालों ने हमें दी है। हमें से मेरा मतलब है मैं और आप नहीं, बल्कि पार्लियामेंट में बैठने वाले नेता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में उन पॉलिसीज को बनाने का स्टेट को ऑब्लिगेशन दिया गया है जो इस लिस्ट में आते हैं, और इस लिस्ट में आर्टिकल 44 पर लिखा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी संविधान के रचने वाले भी ये चाहते थे कि पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, जिससे सबके लिए एक सा कानून हो। अब समझते हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, और इसकी ज़रूरत आज के तारीख में है भी या नहीं। दोस्तों, आज 2 तरह की अदालतें चलती हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट, दूसरी सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट, जैसा कि इसके नाम से समझ में आता है कि यहाँ पर उन मामलों को लेकर केस चलते हैं जब किसी ने कोई क्राइम किया हो, जैसे चोरी, हत्या या फिर अंधभक्ति। काश ऐसा होता तो शायद गोदी मीडिया वाले टीवी पर नहीं कहीं और ही दिखते। खैर, अगर कोई चोरी करता है तो रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर रिलीजन और कास्ट उसको एक ही लॉ के अंदर सज़ा मिलती है, जैसे धारा 306 अटेम्प्ट टू मर्डर अगर किसी पर लगती है तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको वही सज़ा मिलेगी जो कानून तय करता है। यानी यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई हिंदू है तो उसे ज़्यादा सज़ा दे देंगे और अगर कोई बुद्धिस्ट है तो उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप चाटुकारिता करते हैं तो आपको जेल से भी बेल मिल जाएगी, और अगर आप हक की बात करते हैं, सवाल पूछते हैं पावर में रहने वालों से, तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। खैर, ये एक अलग ही मामला है। तो जैसा हमने देखा, क्रिमिनल लॉज में एक यूनिफॉर्मिटी होती है। सिर्फ यही लॉज नहीं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लॉज हों, बिजनेस से रिलेटेड लॉज हों, बाकी सारे लॉज हों, सभी में एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर बात करें फैमिली मैटर्स की, जिसमें मैरिज, सक्सेशन और डिवोर्स से रिलेटेड लॉज होते हैं, तो इन मामलों में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। उल्टा यहाँ पर डाइवर्सिटी इन लॉज देखने को मिलती है, यानी हर धर्म, हर जाति के लोगों के पास अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, जो या तो उनके स्क्रिप्चर्स पर बताई गई बातों पर बेस्ड हैं, या वो फिर एक ट्रेडिशन या कस्टम से इंस्पायर्ड हैं। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पर हिंदू कोड बिल को ले लिया जाए, जिसे बनाने के लिए हिंदू ट्रेडिशंस के हिसाब से चीज़ें ली गई हैं इसमें। तो दो पॉपुलर एक्ट हैं इसके, हिंदू मैरिज एक्ट एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट। इन्हीं एक्ट्स में बताया गया है कि एक हिंदू की शादी लीगल ग्राउंड्स पर कब होगी और साथ ही एक हिंदू के घर की प्रॉपर्टी में किसको कितना हिस्सा मिलेगा। अगर बेटा है तो कितना हिस्सा मिलेगा, अगर बेटी है तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक इसी तरह मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो उनकी शरीयत के मुताबिक बने कोड्स हैं, और क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट 1872 है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वालों के भी अपने अपने पर्सनल लॉज होते हैं। अब ये सारे पर्सनल लॉज अपनी जाति और अपनी धर्म के लोगों पर ही काम करते हैं। देयरफॉर सिविल मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, यानी यहाँ पर किसी मैटर में हिंदू पर कुछ अलग जजमेंट आ सकता है, लेकिन वहीं सेम केस में मुसलमानों पर अलग जजमेंट आ सकता है। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझने के लिए मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ, मीना और शाहबानो केस। मीना नाम की एक लड़की थी जो एसटी समुदाय से बिलोंग करती थी। अब किसी वजह के चलते उसके पति को उससे डिवोर्स चाहिए था, तो वो गया और उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिवोर्स की गुहार लगाई। अब डिवोर्स जैसा सेंसिटिव मामला आता है सिविल मैटर्स में, और जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सिविल मैटर्स में पर्सनल लॉज के बेस पर ही जजमेंट पास करे जाते हैं। तो वो लड़का हिंदू था और एज पर हिंदू डिवोर्स एक्ट वो अपनी पत्नी से तलाक ले सकता था और वो इसके लिए एलिजिबल भी था। लेकिन फिर यहाँ पर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। मीना जी कोर्ट में आती हैं और ये कहती हैं कि क्योंकि मेरी कास्ट में, हमारे समुदाय में डिवोर्स देना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अपने पति को डिवोर्स नहीं दूंगी। और कमाल की बात यह है कि कोर्ट भी मीना के फेवर में रूल करता है। तो फिर मीना के पति हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ पर भी अपील करते हैं, लेकिन वहाँ सबको समझ आ जाता है कि दिक्कत ना मीना के साथ है और ना उसके पति के साथ है। दिक्कत तो इन पर्सनल लॉज में है जो इस तरह के कॉन्ट्रोडिक्टरी इन नेचर है। यानी ऐसे केस में किसी को नहीं मालूम कि क्या जजमेंट दी जाए, क्योंकि अगर एक के फेवर में रूल करते हैं तो वो दूसरे के लॉज को इनवैलिड करार देना होगा और वैसे वर्सा। ऐसे में अदालत किस आधार पर फैसला सुनाए, ये एक बड़ा सवाल बन गया। ठीक इसी तरह शाहबानो का केस भी है। शाहबानो जिसका अपने पति से तलाक हो गया था, उन्होंने अदालत में गुहार लगाई कि उसके पति उसे मेंटेनेंस का पैसा दे, खर्चा पानी दे। इस मामले की सुनवाई हुई तो अहमद खान शाहबानो के जो पति थे, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ में मौजूद एक सेक्शन के बेस पर ये कहा कि क्योंकि शरीयत के अनुसार मुझे अपनी तलाकशुदा बीवी को सिर्फ कुछ समय तक ही खर्चा पानी देने को कहा गया है, और जो कि मैं ऑलरेडी एक समय तक दे चुका हूँ, इसलिए अब मैं आगे उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी किसी तरह मामले को मोड़कर शाहबानो के हक में फैसला सुनाया, जिसके चलते बड़ा बवाल हो गया था। खैर, अब तक आप समझ गए होंगे कि पर्सनल लॉज होने के चलते बड़े कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। अब इनसे किस तरह से डील किया जाए, ये बहुत ही मुश्किल और सेंसिटिव मामला होता है। इसलिए ऐसे मैटर्स को सुलझाने के लिए उसके लिए यूसीसी बनानी है, यानी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सभी पर समान रूप से लागू हो, जिसमें किसी के लिए भी कुछ अलग से लॉ न होकर बल्कि सबके लिए एक सा लॉ होगा। पर यह सब सुनने में जितना क्यूट सा लगता है उतना हकीकत में है नहीं, क्योंकि आज भी सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो अपने पर्सनल लॉज को सुप्रीम मानते हैं और वो उसके सिवा दूसरे लॉ को नहीं अपनाना चाहते हैं। वजह है क्योंकि वो लॉज नहीं बल्कि उन्हें लगता है कि ये उनकी आइडेंटिटी का पार्ट है और उसको हटाना उनकी आइडेंटिटी पर चोट वो मानते हैं। खैर, अब देखते हैं कि ये उत्तराखंड में यूसीसी बिल है क्या। कोशिश करूंगा आपके सामने उन पॉइंट्स को पेश करने की जो इस बिल के बारे में गुड पॉइंट्स हैं और जो बैड पॉइंट्स हैं, और साथ में कुछ सवाल जो इस बिल को पढ़ने के बाद मेरे मन में आए थे, मैं उनको भी आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इस बिल का नाम यूसीसी है, लेकिन ये उत्तराखंड के ट्राइबल लोगों पर लागू नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि ये फिर यूसीसी कैसे हुआ अगर ये सिर्फ मेजॉरिटी पर लागू हुआ तो? फिर तो उसका नाम यूसीसी नहीं MUCC होना चाहिए, विच इक्वल्स मेजॉरिटी यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसा इसके फर्स्ट पेज पर ही लिखा है, अ बिल टू गवर्न एंड रेगुलेट द लॉज रिलेटिंग टू मैरिज एंड डिवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप्स एंड मैटर्स रिलेटेड देयरटू। इसमें लिव इन रिलेशनशिप को भी ऐड कर लिया गया है और उसे डिफाइन किया गया है कि अ मैन एंड वुमन लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड विद द इंटेंशन ऑफ मैरिंग सून। साथ ही में एक कंडीशन ये भी है कि आप चाहे उत्तराखंड के रेजिडेंट हो या नहीं हो, ये मैटर नहीं करता है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, यूके स्टेट में आपको ये इन्फॉर्म करना होगा। बेसिकली अगर आप पहले उत्तराखंड में रहते थे पर अब दिल्ली शिफ्ट हो गए हो किसी भी पर्पज से,
फिर भी अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हो तो आपको यूके स्टेट को इन्फॉर्म करना होगा। खैर, अभी के लिए लिव इन रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं और पार्ट 1 पर आते हैं इस बिल के, जो है मैरिजेस एंड डिवोर्स के बारे में। इस बिल ने पॉलीगैमी को बैन कर दिया है, यानी एट टाइम्स ऑफ मैरिज अगर किसी व्यक्ति की पहले से ही एक वाइफ या हस्बैंड है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है, लेकिन शरिया लॉ के मुताबिक एक मुसलमान आदमी 4 शादियां कर सकता है। पर इस बिल के लागू हो जाने के बाद ऐसा नहीं होगा। आजकल वैसे भी एक के नखरे आदमी से नहीं उठाए जाते तो वो दूसरी को कैसे संभालेगा। और आप अपने आजू बाजू देखो तो बहुत रेयरली ही आपको कोई मिलेगा जो 2 बीवियां रख सकता हो, शादी कर सकता हो, उनको अफोर्ड कर सकता हो। लेकिन इस पूरे बिल में कहीं नहीं बताया गया है कि अगर किसी की एक से ज़्यादा शादी हुई है तो उसके साथ क्या किया जाएगा। क्या उसकी शादी को तोड़ दिया जाएगा? और इन केस अगर वो कपल ऐसा ना करना चाहे तो क्या स्टेट ज़बरदस्ती उनका डिवोर्स करवाएगा? हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर सपोज करिए अगर किसी की पहले से शादी हुई है और वो दूसरी करने जा रहा है जिससे उसकी वाइफ या हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, तब भी क्या स्टेट उसे शादी नहीं करने देगा? इस एक पॉइंट को ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल लिबर्टी पर अटैक मान रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि इस बिल को इस एंगल से ना देखा जाए कि इसे लाने के बाद मुसलमानों से 4 शादी करने का अधिकार छीन लिया जाएगा, बल्कि इसको एक्शन में लाने के बाद समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर स्टेट का पर्पस है कि मोनोगैमी को प्रमोट करना है, एक शादी को बेहतर बताना है, तो वो कॉलेजेस में सेमिनार करके यंग जनरेशन को समझा करके लोगों से बात करे ताकि वो रिफॉर्म थोपा ना जाए बल्कि लोग खुद ही इसे अपना लें। शादी करने के लिए कंडीशन नंबर 3 को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसमें लिखा है कि अ मैन एंड वुमन कैन ओनली मैरी प्रोवाइडेड दैट द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। और इस प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं आप अपनी माँ के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, पापा के साथ नहीं कर सकते हैं, बहन या भाई के साथ नहीं कर सकते हैं, अपने चाचा या चाची से नहीं कर सकते हैं, अपने मामू या मामी से नहीं कर सकते हैं, अपने खालू या खाला से नहीं कर सकते हैं, पापा के भाई के बेटे या बेटी से नहीं कर सकते हैं, पापा की बहन के बेटे या बेटी से नहीं कर सकते, माँ की बहन के बेटे या बेटी से नहीं कर सकते हैं, माँ के भाई के बेटे या बेटी से नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप अपने किसी रिलेटिव के साथ शादी करने का सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। खाली सोच कर देखिए अगर ऐसा हो जाए तो ये कितना एब्सर्ड होगा, क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में कई सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें कज़न्स आपस में शादी करते हैं। कहीं कहीं तो चाचा के भतीजों और बच्चों के बीच शादी हो जाती है और इससे उस फैमिली को भी कोई इशू नहीं होता है। और ये बात गवर्नमेंट भी जानती है, इसलिए इसमें ये भी कहा गया है कि अनलेस द कस्टम एंड ट्रेडिशन गाइडिंग द वन परमिट्स द मैरिज, यानी अगर आपके यहाँ रीति रिवाज है कि आपस में शादी हो जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, शादी कर सकते हैं। आगे इस बिल में कहा गया है कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना अब से कंपलसरी होगा। इनफैक्ट डेट भी बताई गई है कि अगर आपकी शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो उस पर 10,000 का फाइन लगा देंगे, और अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको 3 महीने की जेल हो सकती है, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इससे एग्जम्पशन सिर्फ उन लोगों को है जो ऑलरेडी अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा चुके। यानी अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और आपने अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा रखा है तो फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इस कानून में लिखा हुआ है, और ना आपसे 1 रुपया फाइन लिया जाएगा और ना ही आपको सज़ा दी जाएगी। तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वाला और ये मैरिज रजिस्ट्रेशन वाला, इन दोनों कानूनों को समझ में नहीं आता है कि लिखने की ज़रूरत क्या थी। खैर, इसी के साथ डिवोर्स वाले में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं बताए गए हैं, और अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो उसे जानने के लिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। आगे बात करें सक्सेशन, तो प्रॉपर्टी के मामले में काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिले। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक जायदाद में बेटी को हमेशा बेटे के हिस्से का आधा मिलता था, यानी अगर बेटे को 10 लाख मिले तो वहीं बेटी को सिर्फ 5 लाख ही मिलते थे। और हिंदू लॉ में जिस दिन से बेटी की शादी हो जाती थी उसका घरेलू जायदाद में कोई हिस्सा नहीं रह जाता था। हालांकि बाद में इसे बदल दिया गया था, लेकिन यूसीसी ने अब इसे सेटल कर दिया है। अब चाहे लड़का हो या लड़की, सबको एक बराबर हिस्सा मिलेगा, ज़्यादा या कम नहीं। लेकिन वहीं इस बिल ने ये अधिकार भी दे दिया है कि अगर आप चाहो तो अपनी पूरी जायदाद किसी एक के नाम पर भी कर सकते हो और फिर जायदाद उसी को ही मिलेगी। ऐसे में अगर आपसी वाद विवाद के चलते अपनी विरासत अपने परिवार वालों के बजाय किसी बाहर वालों के नाम लिखकर चला जाता है तो वो उसे ही मिलेगी। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक सेक्शन है जिसके अनुसार अगर कोई आदमी अपनी सारी विरासत किसी एक के नाम लिखकर भी चला जाए
तो भी उस शख्स को वो पूरी नहीं मिलती थी, बल्कि उसका 1/3 हिस्सा ही मिलता था। बाकी हिस्सा उसके घर वालों को हर हाल में मिलता था। इसकी वजह से विरासत के लीगल ओनर्स को एटलीस्ट कुछ तो मिलता था। पर अब यूसीसी के बाद ऐसा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। मिला तो मिला, नहीं तो टाटा बाय बाय। तो अगर आपका अपने मम्मी या पापा से संबंध बढ़िया नहीं है, संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उसको सही कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, उनको मना लीजिए, वरना जायदाद में कुछ नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस बिल में यह भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि अगर किसी की 2 बीवियां हैं और उससे बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों का जायदाद पर क्या अधिकार होगा, क्या उन्हें कुछ हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो किस वजह से नहीं मिलेगा। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो शायद अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतना सब कुछ लॉ बनाते वक्त कोई कैसे अवॉइड कर सकता है, क्या फूंक कर ये लोग बिल बना रहे थे। ये तो मुझे नहीं मालूम, पर इतना ज़रूर मालूम है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और कुछ हलचल मच जाए, कुछ दिखाने को रहे, कुछ बताने को रहे। शायद इसीलिए इसे इतनी जल्दबाजी और हड़बड़ी में लाया गया है कि इन बातों को कंसीडर ही नहीं किया गया। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो पर हो सकता है क्लिक किया हो, यानी क्या ये बिल लिव इन रिलेशनशिप वालों के खिलाफ है। मैं कोशिश करूंगा कि इस सवाल का जवाब ना देकर, बल्कि इस बिल में क्या कहा गया है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, ताकि जिसको जानने के बाद आप खुद डिसाइड करो कि ये बिल आपके खिलाफ है या एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन को समझने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो उनमें से एक जानबूझकर तोड़ देता है। वजह हो सकती है कोई भी, जैसे पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, फैमिली का डिसअप्रूवल वजह हो सकती है, और या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो लड़का भाग जाता है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, वगैरह वगैरह। ऐसे में अगर वो बच्चा हो जाता है तो उसे नाजायज़ औलाद के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, उसे अपने माता पिता की जायदाद में कोई हिस्सा भी नहीं दिया जाता है। लेकिन सोच कर देखिए क्या ऐसा होना चाहिए? ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। इस बिल ने ये चेंज भी किया है, यानी अब हर बच्चा जायज़ ही होगा, उसे घर की जायदाद में हिस्सा मिलेगा। इसी के साथ अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या किसी के साथ उसमें आने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप अगर मेल हैं तो आपको 21 साल का होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी उम्र 18 होनी चाहिए। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। इन केस अगर कोई माइनर यानी कि 18 या 21 साल से कम लिव इन रिलेशनशिप में है, तो पुलिस वाले उसके घर वालों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे, और उसके बाद जो होगा, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। खैर, अगर आपने ऊपर वाली कंडीशन पूरी कर दी तो उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। उसे ये जानकारी देनी होगी कि अब आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में हो। फिर वो जांच पड़ताल करेंगे, इंक्वायरी करेगा, देखेगा कि कहीं आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वाली कैटेगरी में से तो नहीं हो, और अगर आप उसमें से नहीं होंगे तभी वो आपको सर्टिफिकेट देगा, वरना नहीं। जिस दिन से भी ये बिल लागू होता है उसके बाद 30 दिनों के अंदर अंदर अगर आप रजिस्ट्रार को जानकारी नहीं देते हो तो आप पर 10,000 का जुर्माना लगेगा, और गलत जानकारी देने पर 3 महीने की जेल या फिर 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। और इतना ही नहीं, अगर आदमी लिव इन रिलेशनशिप में है पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर चला जाता है, तो गर्लफ्रेंड के पास पूरा अधिकार होगा कि वो आपसे खर्चा पानी ले सकती है। इसी बिल में ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये मेंटेनेंस परमानेंट वाला मेंटेनेंस होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ अमाउंट दे दिया और अब उसे नहीं देना चाहते हो, नहीं, आपको ज़बरदस्ती देना होगा। लेकिन वहीं अगर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर चली जाती है तो बॉयफ्रेंड कुछ नहीं मांग सकता है, उल्टा उसे ही जाकर रजिस्ट्रार को यह इन्फॉर्म करना होगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया है सर। क्योंकि इसी बिल ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद भी स्टेट को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाए। ये सब कहते हुए मुझे खुद हंसी आ रही है। ये बिल बनाया है या फिर मजाक है? और जब ये बिल यूनिफॉर्म लॉज लाने की बात करता है तो फिर ऐसा क्यों है कि विमेन के लिए अलग राइट्स होंगे और मैन के लिए अलग राइट्स होंगे? चलो माना कि विमेन के पास कमाने का ऑप्शंस कम होते हैं, इसलिए वो मेंटेनेंस नहीं दे सकती है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर वो लड़की जानबूझकर किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई और बंदे से खर्चा पानी लेती रही, फिर ऐसे मामलों में कोर्ट क्या करेगा? वेल, अगर आप ऐसी हालत में फंस जाते हैं तो फिर आपको ऊपर वाला ही बचा सकता है, क्योंकि इस बिल में आपके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और ये बिल होकर लॉ बन जाता है तो आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा ब्रेकअप करने से पहले, वरना आप तो गए। कोई सेंस है इस बात? कुछ विमेन एक्टिविस्ट्स का मानना है कि ये बिल
विमेन को आज़ादी नहीं देता है बल्कि उसे और बेड़ियों के जाल में कैद कर देता है। और ये रजिस्टर करने वाले मैटर पर तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि कहीं स्टेट इंटर कास्ट और इंटरफेथ रिलेशनशिप वालों पर नज़र न बनाना शुरू कर दे, क्योंकि खेल तो ऐसा ही लग रहा है और प्रिवेसी नाम की कोई भी चीज़ होती है उसका क्या होगा फिर। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ऐसा भी कहना है कि ये यूसीसी कम कट एंड पेस्ट बिल ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज के कानून में मौजूद ना हो, सिवाय लिव इन रिलेशनशिप वालों पर स्टेट को सर्विलांस पावर देने के अलावा। साथ ही इस बिल में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर ऐसा कानून बनेगा तो जाहिर सी बात है कि मन में शंका आएगी कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है या फिर किसी कम्युनिटी को टारगेट करके किसी को खुश करना चाहती है, ऐसा नैरेटिव बनाना चाहती है। देखो, इनसे इनकी आज़ादी छीन ली है। ओवैसी ने इस बिल को लेकर ट्वीट किया है कि दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, दिस इज अ हिंदू कोड बिल एप्लीकेबल टू ऑल। उन्होंने भी यही गिनाया है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टच क्यों नहीं किया गया, ट्राइबल्स को क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया, और अगर ट्राइबल्स को एक्सक्लूड किया गया है तो फिर बाकी माइनॉरिटीज़ को क्यों नहीं किया गया। और जब एक यूसीसी अलग अलग फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर इसे लाने का मकसद क्या हुआ। खैर, हमारे संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राय थी कि देश के पास यूसीसी होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर स्टेट यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो ये वॉलंटरी बेसिस पर होना चाहिए। मतलब बेसिकली ये कानून किसी पर थोपा नहीं, बल्कि उसे चॉइस देनी होगी कि वो इसे चुने या फिर अपने पर्सनल लॉज को चुने। लेकिन उत्तराखंड यूसीसी बिल्स में जो रूल्स हैं उनको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि ये वॉलंटरी इन नेचर है, बल्कि ये सिटीजन्स पर फोर्स के साथ थोप देने वाला है। नेहरू भी यही चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और उन्होंने कोशिश करके जितना हो सकता है उतना किया भी, जिसका नतीजा आज हमारे सामने हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब उन्होंने पास करे थे। हमारे देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, पर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे या किसी से उसकी पर्सनल लिबर्टी छीनी जाए या स्टेट को किसी पर नज़र बनाने का मौका मिल जाए या किसी के साथ अन्याय करके ही किसी के साथ न्याय किया जा सके या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इग्नोर कर दिया जाए। बाकी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जो इंश्योर करे कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, साथ ही किसी को भी फोर्स ना किया जाए इसे एक्सेप्ट करने को, जैसा ये बिल करता है। अगर हम बाकी कंट्रीज को देखें तो वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि बहुत ही मिक्स्ड लॉज को फॉलो किया जाता है। उनकी कोशिश यही होती है कि पर्सनल लॉज में जो बायसेस हैं उन्हें रिमूव किया जाए और उसे जनरेशन के हिसाब से अपग्रेड किया जाए, जेंडर जस्ट और इक्वल राइट्स टू ऑल बनाया जाए। इनफैक्ट 21st लॉ कमीशन ने भी यही एडवाइस दिया था कि यूसीसी इज नीदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट राइट नाउ, बल्कि सारे पर्सनल लॉज को खंगाल कर उनमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है? एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज हैं उनमें मेजर चेंजेस और रिफॉर्म्स लाकर उन्हें आज की जनरेशन के लिए सुटेबल बनाने की ज़रूरत है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।